हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह, राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो शुरुआत किए थे सीजीपीएससी मेंस का 7वां पेपर, तो उसका दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को। तो सबसे पहले देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। मैं आप लोग को बताया था कि मेरा जो नोट्स है वो टूटेजा ट्यूटोरियल का नोट्स है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और मेरे बारे में जानने के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाके आप लोग मेरे बारे में जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग आज मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का डिस्कस करेंगे और उसमें हम लोग पैटर्न वाइज देखेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है करके। उसी हिसाब से पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें है इसके जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, तो सबसे पहले उसका क्या है परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि इसके परिभाषा सहित इसके उद्देश्य को बताइए। 4 मार्क्स के पूछ सकता है या अलग अलग भी पूछ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है इनको प्रैक्टिस भी करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, मानव अधिकार अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किया गया है, इसको भी देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संरचना व उनके कार्य और शक्तियों का वर्णन करिए। इसको बड़ा क्वेश्चन में 10 नंबर में करिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होता है, उसमें कार्य पूछा जाता है, उसके संरचना को अच्छे से ध्यान देना है। इस अधिनियम के द्वारा जांच की जो प्रक्रिया होती है वह उसकी कार्यवाही का वर्णन करिए। क्या क्या कार्यवाही होता है, कैसे जांच होती है, उसके बारे में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत जो पीड़ित हैं, तो उन पीड़ितों हेतु क्या प्रावधान किया गया है, उसके बारे में लिखना है आप लोगों को। क्या क्या प्रावधान किया जाता है पीड़ितों के लिए। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का मूल्यांकन करिए कि इसके क्या सकारात्मक पहलू हैं, इसके क्या नकारात्मक पहलू हैं। और आप लोगों को यदि क्वेश्चन का आंसर लिखने नहीं बन रहा है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका भी शॉर्ट नोट्स जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और आंसर राइटिंग के टेक्निक्स भी बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। तो आप लोग कमेंट करिएगा और जो भी डाउट रहेगा उसको भी कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको इंक्लूड करते जाऊंगा। ठीक, जहाँ पर समझ में नहीं आया रहेगा वहाँ पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का परिभाषा क्या कहता है। तो इसका जो परिभाषा वो कहता है कि ऐसी सभी अधिकार जो व्यक्ति की जीवन की स्वतंत्रता, समानता, गरिमा व प्रतिष्ठा से जुड़ी हो, जो एक मानव होने के नाते प्राकृतिक अधिकार है, उसको ये जो प्राप्त करना उसका प्राकृतिक अधिकार है। तो ऐसे सभी अधिकार, मतलब ऐसा सभी अधिकार की बात करता है मानव अधिकार संरक्षण, जो व्यक्ति की जीवन की स्वतंत्रता, आप लोग संविधान में पढ़ते हैं, जीवन की स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और प्रतिष्ठा से जुड़ी हो, वो सभी अधिकार उनको मिले। जो एक मानव होने के नाते उसको प्राकृतिक रूप से अधिकार है वो पाना, तो वो सभी अधिकार ये देने के लिए कहता है ये जो अधिनियम बनाया गया है। साथ में दूसरा पॉइंट आप लोग क्या देखिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा है, ये तो हो गया, जो संविधान द्वारा स्वीकार्य है। संविधान के द्वारा वो क्या होना चाहिए, जो अधिकार है वो स्वीकार्य भी होना चाहिए, नहीं तो कभी भी लोग उसको उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। तथा अंतर्राष्ट्रीय वचन पत्र में शामिल भी हो। तो जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, वहाँ भी ये वचन पत्र में शामिल होना चाहिए, ताकि यदि यहाँ से वो संरक्षण न मिल पाए तो हम इसका अपील अंतर्राष्ट्रीय वचन पत्र से भी देख के कर सकते हैं। ठीक, इसको शॉर्ट तरीके से यदि आप लोग को याद रखना है तो बस याद रखिएगा, बाकी तो सब नॉर्मली है।
इसमें याद रखिएगा कि हमको क्या क्या अधिकार मिला है, उसी चीज़ को बोला गया। जैसे स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, गरिमा और प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का, तो इन्हीं बातों को घुमा फिरा के वहाँ बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं परिभाषा के बाद जो है मानव अधिकार संरक्षण 1993 का उद्देश्य क्या है, ये दूसरा टॉपिक है। ठीक, मानव अधिकार संरक्षण का क्या, संरक्षण 1993 का क्या उद्देश्य है। भाई लाए हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य के साथ ही लाए होंगे। तो बहुत सरल है, आप लोग देखिएगा पॉइंट पॉइंट वाइज 5-6 पॉइंट में इसको कवर किया गया है, क्या क्या उद्देश्य वो रखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इतना ही उद्देश्य है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट उद्देश्य है। तो पहली बात, तो आप पॉइंट डालिएगा एक साइड कि संरक्षण करके, तो उसमें किस चीज़ का संरक्षण की बात कहा, तो मानव के अधिकारों के संरक्षण की बात कहा गया है इसमें, ये उद्देश्य है। मतलब मानव के अधिकारों के संरक्षण के बारे में बताया है। फिर क्या अर्थ क्या है इसका, क्या अर्थ निकलता है, तो मानव अधिकार को जो अधिकार संरक्षण जो दिया गया है, तो उनको क्या समझने में दिक्कत हो तो उसको अच्छे से परिभाषित किया गया है इसमें स्पष्ट रूप से। मानव अधिकार के अर्थ को परिभाषित कर स्पष्ट करना इसका उद्देश्य है। इस मानव अधिकार जो संरक्षण अधिनियम लाया गया है 1993, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ही बस है। मानव के अधिकार के लिए संविधान में भी दिया गया है, अलग से कानून भी बनता है, तो उन सभी के जो अर्थ है उसको परिभाषित करता है इस अधिनियम में। तीसरा क्या है, तो मानव अधिकार क्या है, उल्लंघन भी होता है, तो उसके लिए क्या होगा, आयोग का गठन करेंगे, न्यायालय का गठन करेंगे, तो उसका भी उद्देश्य रखा गया है इसमें कि आयोगों का गठन करेंगे। जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करेंगे, न्यायालय का गठन करेंगे। ठीक, तो ये भी इसी के उद्देश्य में आता है। चौथा देखिए, चौथा में क्षेत्राधिकार व विषय वस्तु का निर्धारण, तो इसका उद्देश्य भी यही है मानवाधिकार का कि आयोग में जो काम करने वाले हैं उनका क्या क्षेत्राधिकार होगा, जो इसके लिए अभियोजक की नियुक्ति करेंगे उनका क्या क्षेत्राधिकार होगा, क्या किस किस विषय वस्तु पर वो काम करेंगे, तो उसके लिए भी इसमें उल्लेखित है। फिर है पांचवा, शिकायत निवारण की प्रक्रिया का निर्धारण, तो शिकायत जैसे ही मानव का अधिकार जब हस्तक्षेप होता है तो वो शिकायत करने जाते हैं, और उस शिकायत का निवारण करने की कुछ प्रक्रिया तो होना चाहिए, उसका उल्लेख करने के लिए ये उद्देश्य से लाया गया है। तो इन सारे उद्देश्यों को लेके मानव संरक्षण अधिकार अधिनियम 1993 लाया गया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, तो देखिए ऊपर में भी देखे हैं, आयोग का गठन किया जाता है, तो कौन कौन से, तो राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय मानव संरक्षण आयोग और राज्य मानव संरक्षण आयोग का गठन करेगा, ये प्रावधान है उसमें इस अधिनियम में। ठीक, दूसरा क्या है, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, प्रत्येक जिले में सत्र न्यायालय का मानव अधिकार हेतु अधिकृत करेंगे, मतलब जितने भी प्रत्येक जिले में क्या है, सत्र न्यायालय को, जो सत्र न्यायालय होता है उसको मानव अधिकार न्यायालय के रूप में अधिकृत करेंगे। ये चीज़ समझ गया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट बोलते हैं लोक अभियोजक की नियुक्ति, तो लोक अभियोजक वो एक अधिकारी होगा, प्रशासनिक अधिकारी, उसकी नियुक्ति करेंगे ताकि प्रत्येक मानव को क्या है, उनको संरक्षण किया जा सके, उनको न्यायालय तक पहुंचाया जा सके, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जा सके। तो इसके लिए क्या है, लोक अभियोजक साथ देते हैं। बहुत सारे संस्था भी होते हैं जो साथ देते हैं, लेकिन उनका प्रावधान तो नहीं किया गया, बस लोक अभियोजक अधिकारी या नियुक्ति किया जाएगा। शिकायत की जांच, तो जो भी शिकायत आएगा वो स्वप्रेरण भी हो सकता है, जैसे कि न्यूज़पेपर में पता चला कि यहाँ पास ऐसे हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो वो स्वप्रेरण कहलाएगा, क्योंकि कोई उसको जाके शिकायत नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके साथ होगा हस्तक्षेप, जिनके मानवाधिकार, वो जाके शिकायत करेंगे, तो उस शिकायत की जांच करने का प्रावधान भी किया गया है।
5वां पॉइंट देखिए, राज्य सरकार से आवश्यक प्रतिवेदन जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। तो इसका यहाँ पास डेस है ना, ध्यान रखिएगा। तो राज्य सरकार से क्या है, आवश्यक प्रतिवेदन आप प्राप्त कर सकते हैं कि किस टाइप का काम चल रहा है मानवाधिकार के संरक्षण के ऊपर, और जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रतिवेदन भी, और राज्य सरकार भी प्रतिवेदन मांगती है जो लोक अभियोजक होते हैं उनसे। निरीक्षण व अनुशंसा का, तो जो आयोग है मानव संरक्षण, राष्ट्रीय मानव संरक्षण क्या बोलते हैं अधिनियम में 1993 में, तो उसमें ये भी कहा गया है कि जो लोक अभियोजक होंगे चाहे आयोग होंगे, वो लोग जैसे जेल हो गया और अन्य संस्था जहाँ लोग रहते हैं, तो सरकार के परमिशन में वहाँ जाके निरीक्षण कर सकते हैं और वहाँ का रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक, क्योंकि वहाँ भी हो सकता है कि लोगों के जो मानव अधिकार है उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा हो, तो उसका निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है और प्रावधान भी है। 7वां नंबर का पॉइंट जो है उसमें है वार्षिक प्रतिवेदन। तो जो आयोग हैं वो राष्ट्रीय आयोग, राज्य सरकार और जो जिला में सत्र न्यायालय वगैरह हैं और जो लोक अभियोजक हैं, वो लोग राज्य के जो राज्य आयोग है उनको क्या करेंगे, राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन देंगे। ठीक, तो इस टाइप से ये प्रावधान जो है 4-5 वो ख़त्म होता है। मुख्य प्रावधान में आयोग का गठन करेंगे, प्रत्येक जिले में सत्र न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय घोषित कर देंगे, लोक अभियोजक की नियुक्ति करवा देंगे, शिकायत की जांच करवाएंगे, राज्य सरकार को आवश्यक प्रतिवेदन हर समय, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट, ठीक, रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार होगा, निरीक्षण करने का अधिकार होगा, जेल या संस्था, कोई भी संस्था जहाँ लोग रहते हों, और लास्ट में है वार्षिक प्रतिवेदन जो जांच के बाद प्राप्त होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, तो इसमें हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना डायरेक्ट पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कहाँ होगा, इसका मुख्यालय तो नई दिल्ली में नई दिल्ली या दिल्ली बोल सकते हैं दिल्ली में ही है मुख्यतः। तो इसमें जो है इसका गठन कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करेगी। ये किस टाइप की संस्था है, तो गैर संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, गैर संवैधानिक है। साथ में इसके संरचना में क्या होता है, संरचना मतलब कि किस टाइप का, तो उसमें एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष होगा वो कैसा होगा, तो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, और जो सदस्य होगा वो कैसा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का एसी सुप्रीम कोर्ट, एसी मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है, वर्तमान भी हो सकता है और सेवानिवृत्त भी हो सकता है। हाई कोर्ट का कैसा होगा, तो वैसी वर्तमान या सेवानिवृत्त वाले होगा। ठीक, दो लोग क्या होंगे, तो मानव अधिकार से संबंधित जो विशेषज्ञ होंगे या अनुभवी लोग होंगे उन लोग होंगे। ठीक, 4 सदस्य और प्रावधान किया गया है कि 4 सदस्य और कभी कभी हो सकते हैं सदस्य इनका, जैसे कि राष्ट्रीय लेवल के जो अनुसूचित जाति के और जो अनुसूचित जनजाति के जो आयोग होता है उनका सदस्य, और साथ में जो महिलाओं से रिलेटेड जो होंगे और अल्पसंख्यकों से रिलेटेड जो आयोग बनता है उनके जो अध्यक्ष होंगे वो लोग भी इसमें क्या है, बन सकते हैं सदस्य। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग, ये सब के जो अध्यक्ष हैं वो भी समय समय पर इसके सदस्य बनते हैं। बाकी मूलतः 4 सदस्य ही इनके मुख्य रूप से हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य मतलब न्यायाधीश और अध्यक्ष, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के सेवानिवृत्त ही होगा, जो पूरा मतलब जो पिछले हैं वो, और साथ में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ये सदस्य में आ सकते हैं, हाई कोर्ट के भी, और 2 अनुभवी लोग, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नियुक्ति। तो नियुक्ति कौन करेगा इनका, तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की समिति बनता है। ठीक,
इसमें डैश जो लिखा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। नियुक्ति तो करेगा राष्ट्रपति ही, लेकिन उसको क्या चुनने के लिए क्या है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की समिति होती है। वो समिति जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना लंबा लिखने के लिए नहीं आता है, तो आप लोग नियुक्ति करके डैश डाल के लिख सकते हैं यहाँ पास। फिर होता है त्याग पत्र, पद मुक्ति। तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किस आधार पर करेगा, कदाचार और असमर्थता, ये 2 आधार होते हैं। कार्यकाल कितने समय का होता है, तो ये तो 5 साल या तो 70 साल आयु में। तो जब 70 साल हो जाएगा तो ऑलरेडी असमर्थ हो जाएंगे वो, तो वहाँ से उनको हटा देते हैं, या तो 5 साल, 2 में से एक पूरा होना चाहिए। ठीक, तो इस टाइप से हम देखें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन, संरचना, अध्यक्ष, सदस्य, नियुक्ति, त्यागपत्र, कार्यकाल। ठीक, इसके बाद आता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्य और शक्तियाँ। तो इसमें जो है पहला तो जो कार्य है, पहला कार्य वो ये है कि स्वप्रेरण या पीड़ित जो होंगे आवेदक, उनके शिकायत का जांच कर सकते हैं। शिकायत का जांच करने के लिए भी इसका कर सकते हैं। लंबित केस या हस्तक्षेप, तो जो लंबित केस होता है उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं उन्होंने, और न्यायालय से अनुमति लेने पड़ता है। 10 मिनट चालू कर सकते हैं। तो लंबित केस यदि है कोई भी, तो उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को, लेकिन उससे पहले वो क्या है, न्यायालय से अनुमति लेता है। निरीक्षण करने और अनुशंसा करने का भी इसके पास अधिकार है, जैसे कि जेल और संस्था बताया था ऊपर में ही, कि कोई भी जेल या संस्था जहाँ लोग रहते हैं उसका निरीक्षण व अनुशंसा कर सकता है, ये इसके शक्ति के अधीन आता है। चौथा है जो हाई कोर्ट होता है, संबंधित प्रचलित कानून का अध्ययन करते हैं। नहीं सॉरी, यहाँ पास HR मतलब है यहाँ पास ह्यूमन राइट्स से संबंधित है। तो मानव अधिकार संबंधित जो प्रचलित कानून है उसका अध्ययन करेंगे, जैसे बहुत सारे कानून जो चलते रहते हैं उसका अध्ययन करेंगे और उसमें सुधार हेतु अनुशंसा भी करेंगे। ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का क्या है, काम होगा। ठीक, एक कार्य है और उनका शक्ति भी है कि इस पे अध्ययन करे और उसमें सुधार की अनुशंसा भी करे, जो चल रहा है अभी प्रचलित कानून उसमें कुछ कमी है तो। इसके बाद क्या है, ह्यूमन राइट्स की समाज में जागरूकता हेतु मीडिया या प्रचार प्रसार। तो शॉर्ट नोट्स टाइप से है, आप लोग अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, मैं इसको अपने तरीके से रखा हूँ। तो जो मानव अधिकार है उनका समाज में जागरूकता, तो जो मानव अधिकार हमको प्राप्त है वो समाज में यदि नहीं पहुंच पाएगा तो क्या मतलब है, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या करते हैं, वो मीडिया की सहायता लेते हैं। ठीक, तो मीडिया से सहायता लेके करते हैं। नेक्स्ट है मानव अधिकार के लिए गैर सरकारी NGO को प्रोत्साहित करना। तो मानव अधिकार के संरक्षण, यहाँ पास थोड़ा सा गैप हो गया है, संरक्षण लिख लीजिएगा यहाँ पर, कि मानव अधिकार के संरक्षण के लिए गैर सरकारी संस्था जो कि NGO बोलते हैं, उन लोग को भी प्रोत्साहित किया जाए कि आप लोग भी मानव अधिकार के लिए क्या करो, प्रचार प्रसार करो, ताकि लोगों तक पहुंच सके, उनका अधिकार क्या है जान सकें वो लोग। 7वां नंबर में क्या है, अनुसंधान व संवर्धन करना। तो मानव अधिकार में जो क्षेत्र है उस फील्ड में क्या क्या कमी है, किस किस चीज़ में और सुधार की ज़रूरत है, उसके लिए अनुसंधान करवाएंगे और उसमें, तो ये सब काम किसका है, मानव अधिकार संरक्षण आयोग का है। ठीक, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संधियां और वहाँ जो मानव अधिकार के लिए जैसे चल रहा है, क्या क्या तौर तरीके हैं, किस टाइप का काम हो रहा है, कैसा क्रियान्वयन करते हैं, वो सब का अध्ययन करेगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। और साथ में ही केंद्र सरकार को क्या करेगा, अनुशंसा भी करेगा कि इसको हम अपने देश में भी लागू करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, एक बार और देख लीजिएगा, एक बार आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ। स्वप्रेरण या पीड़ित आवेदक शिकायत, तो खुद से यदि कुछ भी आया है वो या तो पीड़ित लोग किए हैं, उसकी
जो शिकायत की हैं उसका जांच करने की काम करेगा। कोई भी लंबित केस यदि पड़ा हुआ है तो न्यायालय से अनुमति लेकर उस पर हस्तक्षेप कर पाएगा। निरीक्षण व अनुशंसा, तो कोई भी जेल या संस्था है जहाँ लोग रहते हैं उसका निरीक्षण अनुशंसा कर सकते हैं। जो मानव अधिकार है संबंधित जो कानून प्रचलित है अभी उसका अध्ययन करना, साथ ही उसमें सुधार की अनुशंसा भी करने की बात कही है। मानव अधिकार की समाज में जागरूकता हेतु मीडिया प्रचार प्रसार इसका सहायता लेना। मानव अधिकार के लिए जो संरक्षण के लिए गैर सरकारी संस्था NGO लोगों को भी प्रोत्साहित करना कि आप लोग भी मानव अधिकार के लिए काम करिए। अनुसंधान और संवर्धन का काम करेंगे इस क्षेत्र में। और अंतर्राष्ट्रीय जो अन्य मानवाधिकार से रिलेटेड यदि कुछ कार्य चल रहे, प्रोग्राम चल रहे, तो उस तरीक़ों से जो भी अच्छाई है उसको अध्ययन करके उसको केंद्र सरकार से अनुशंसा करके उसको लागू करवाना, ये सब काम किसका है? मानव अधिकार संरक्षण आयोग का। ठीक, ये कार्य भी है उनकी और शक्ति भी यही है। ये उसका शॉर्ट नोट्स है, तो इसको अपने तरीके से आप शॉर्ट करिएगा। सॉरी। नेक्स्ट है यहाँ पर कि मानवाधिकार जो है कि जांच की क्या प्रक्रिया होता है, कैसे जांच करते हैं वो लोग। कोई भी यदि केस आया तो उसमें क्या कैसे जांच होता है, कैसी कार्रवाई होता है। तो कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर सबसे पहले क्या है, आयोग जो है वो एक निश्चित समय सीमा पर रिपोर्ट मंगवाता है। रिपोर्ट किससे मंगवाएगा? तो यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है तो राज्य से मंगवाएगा, और राज्य किससे मंगवाएगा? जिला से। और जिला वाले जो न्यायालय है वो लोग किससे मंगवाएंगे? लोक नियोजक जो होते हैं जिनका नियुक्ति किया गया होता है उन लोगों से मंगवाएंगे, क्योंकि वही लोग पीड़िता से डायरेक्ट जुड़े रहते हैं। तो इस टाइप से एक सीक्वेंस में मंगाते हैं। यदि वो रिपोर्ट यदि उचित समय सीमा के अंतर्गत यदि नहीं मिला तो वो स्वयं भी आयोग जांच कर सकता है। ये है इनका। तो पहली बात, शिकायत प्राप्त होगा, उसको आयोग से रिपोर्ट मंगवाएंगे, एक निश्चित समय सीमा होगा उसका। इसके बाद यदि निश्चित समय सीमा के अंदर नहीं आया तो उचित समय सीमा पर नहीं मिला तो उसके लिए क्या करें? स्वयं ही जांच कर सकते हैं। ठीक, ये है सीक्वेंस कार्यवाही का। और देखते हैं उसी में ना, वही जांच में और क्या है। तो ऐसी जांच के उपरांत, मतलब ये जो जांच चलते रहेगा उस समय क्या करेंगे कि आयोग जो है निम्नलिखित चीज़ों के लिए पीड़िता हेतु सिफारिश कर सकेगी। ये क्वेश्चन भी दिया हूँ मैं आप लोगों को कि पीड़िता के लिए क्या क्या सिफारिश करते हैं या क्या क्या प्रावधान है, तो यहीं से आप लोग को बनेगा वो। तो क्या क्या सिफारिश कर सकते हैं देखिए। तो पीड़िता को क्षतिपूर्ति राहत देने हेतु, भाई उसका कुछ क्षतिपूर्ति हुआ है तो उसके लिए राहत मिलेगा। आरोपी विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा करेगी कि आरोपी के विरुद्ध क्या है, कार्रवाई करिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से आदेश या निर्देश या रीट जारी करवा के, खासकर 5 ठो जो रीट पढ़ते हैं हम लोग संविधान में, तो रीट जारी करने का अनुरोध करेंगे आयोग ना। जांच पूर्ण होने के बाद, जब जांच पूर्ण हो जाएगा तो आयोग द्वारा अपनी अनुशंसा सहित, क्योंकि टाइम से उसको मिल नहीं रहा था रिपोर्ट तो आयोग खुद ही जांच कर रही थी, तो आयोग क्या करेगा, जांच संबंधी जो रिपोर्ट है उसको जिस राज्य का रहेगा तो संबंधित सरकार को, केंद्र है तो केंद्र सरकार को, राज्य है तो राज्य सरकार को, या उससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनको 1 माह के भीतर, 1 माह, ठीक याद रखिएगा 1 माह है यहाँ पास, एक माह के भीतर कार्यवाही हेतु भेजी जाएगी कि अब इस पे कार्यवाही किया जाए, जो भी गलती हुआ उसके। फिर आयोग राज्य सरकार से संबंधित अधिकारी से रिपोर्ट मांगेगी कार्यवाही की। ठीक, उसके बाद क्या करेगा, आयोग अपनी जांच रिपोर्ट व संबंधित सरकार को पूर्णतः देगी और प्रकाशित भी करवाएगी, क्योंकि तभी तो लोग जानेंगे ना कि हाँ काम हो रहा है, और पता चलेगा कि क्या रिपोर्ट रहा किसी भी केस के लिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो इसका जो पूरा कंसेप्ट है वो इस टाइप से आया। जो मूल बात हुआ कि पहले आयोग क्या किया, कोई भी
तो आयोग पहले क्या किया कि कोई भी शिकायत प्राप्त हुआ उसमें निश्चित समय सीमा पे उसको प्राप्त नहीं हो रहा था रिपोर्ट, तो वो खुद ही जांच करने के लिए सामने आया, जांच किया। जांच के दौरान जो भी पीड़िता को मिल सकता था उसको उसको उसके लिए वो राहत का प्रावधान किया, क्षतिपूर्ति राहत हो गया, आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की और सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिट जारी करवाए। साथ ही वो जांच किए, जांच जब पूर्ण हुआ तो आयोग क्या करेगा, संबंधित सरकार को क्या करेगा, वो दे देगा रिपोर्ट 1 माह के भीतर ना कार्रवाई के लिए फिर भेजेगा उसको रिपोर्ट देख के। फिर उस राज्य सरकार या संबंधित सरकार से रिपोर्ट मांगेगी कैसे कार्रवाई चल रहा है। फिर उस जांच रिपोर्ट और जो वो लोग किए हैं संबंधित सरकार से जो प्राप्त हुआ है वो दोनों को क्या करेंगे, लास्ट में प्रकाशित करेंगे। तो यही है इसका कार्यवाही का मेन प्रोसेस। ठीक, तो इसके बाद आता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का मूल्यांकन। तो 1993 से चल रही है, तो उसमें जानना जरूरी है कि क्या इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा और क्या इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो ये दोनों चीज़ को देखते हैं। तो भारत में मानवाधिकार अधिनियम से जुड़ा ये चिंतन अनुसंधान संस्था और कार्यकर्ता जागरूकता पहुंच, तो ये सब क्या है, बढ़ा है, क्योंकि 1993 से काम चल रहा है तो अनुसंधान हुआ, इसमें संस्था बनी, कार्यकर्ता जुड़े इससे, तो जागरूकता बढ़े।